नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं सिकता देव। देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और सेना की ताकत में इजाफे के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2,23,000 करोड़ की खरीद को मंजूरी दे दी है। इनमें से 1,20,000 करोड़ में 97 तेजस लड़ाकू विमान और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। ये दोनों ही देश में बने कॉम्बैट जेट और हेलीकॉप्टर हैं। देश के रक्षा उपकरण निर्माताओं से हुई ये अब तक की सबसे बड़ी सैन्य डील है। इसके साथ ही 14,200 करोड़ की लागत से सेना के लिए गन सिस्टम भी खरीदा जाएगा। आपको बता दें कि तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने डेवलप किया है। ये भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट है और इसे 2019 में वायुसेना में शामिल किया गया था। वहीं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को पिछले साल वायुसेना और सेना में शामिल किया गया। दरअसल इस फैसले की अलग ही अहमियत है। पहली बार घरेलू रक्षा उद्योग में 2.23 लाख करोड़ का आदेश आया है। इसे आत्मनिर्भरता और स्वदेशी टेक्निक की दिशा में बड़ी छलांग माना जा रहा है। 98% ऑर्डर बिल्कुल घरेलू स्रोतों से पूरा होंगे। ऑर्डर पूरा होने में कम से कम 1 दशक लगेगा। फिलहाल ये पूरी प्रक्रिया शुरू होने में ही समय लगेगा। अभी बस सौदों पर मुहर लगी है। इससे जुड़े बहुत सारे काम होने बाकी हैं। इस बीच विशेषज्ञों के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन, क्या तेजस और प्रचंड सचमुच विश्व स्तरीय हैं? क्या भारत इन युद्धक विमानों और हथियारों का निर्यात भी कर पाएगा? क्या भारत इनकी मार्फत चीन की सैन्य तैयारियों का मुकाबला कर पाएगा? इस पूरी प्रक्रिया में वास्तविक समय कितना लगेगा और इसमें किस तरह की चुनौतियां हो सकती हैं? पहले इस पूरे सौदे का ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुए रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में सेना से जुड़े अहम फैसले लिए गए। बड़ा फैसला यह है कि सेना के लिए 2,23,000 करोड़ के हथियार खरीदे जाएंगे और करीब करीब सारे हथियार भारत की रक्षा कंपनियों से ही लिए जाएंगे। इसे आप आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम मान सकते हैं। 2,23,000 करोड़ में से 1,20,000 करोड़ का तो कॉन्ट्रैक्ट जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जा रहा है, जो बनाती है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तेजस। थल सेना और वायुसेना के लिए 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड लिए जाने हैं। हालांकि पहले से ही थल सेना और वायुसेना के पास यह अटैक हेलीकॉप्टर है। 5.8 टन वजनी है। दुनिया का इकलौता लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 16,400 फुट की ऊंचाई पर जो है उतर भी सकता है और उड़ान भर भी सकता है। इसके अलावा वायुसेना के लिए 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लिए जा रहे हैं। अगर तेजस की बात करें तो ये हल्का और छोटा लड़ाकू विमान है जो दुश्मन की रडार की जद में नहीं आता है। देश में ही बना हुआ है, मल्टी रोल है, यानी अटैक भी कर सकता है, डिफेंस भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात जो तेजस के साथ में कही जाती है, इसका जो सॉर्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, करीब 6,000 से ज़्यादा ये सॉर्टी कर चुका है। एक भी तेजस जो है दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। तेजस जो है जो भारतीय वायुसेना के पुराने पड़ चुके लड़ाकू विमान है MiG-21 की जगह लेगा। तेजस का ताकत कह सकते हैं या जिसका जलवा कह सकते हैं इतना है कि दुनिया के कई देश इस लड़ाकू विमान को खरीदना चाहते हैं, लेकिन HAL का कहना है कि पहले वो भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को पूरा करेगा, उसके बाद दूसरे देशों में इसका निर्यात करेगा। तो प्रचंड और जो है तेजस के अलावे जो है जो रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई उसमें नौसेना के लिए एंटी मिसाइल की अनुमति दी गई। उसके अलावा जो थल सेना के लिए जो है गन सिस्टम की मंजूरी दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो 2,23,000 करोड़ का जो रक्षा सौदे की जो मंजूरी दी गई, खरीदने की जो मंजूरी दी गई है, उसमें बड़ा हिस्सा जो है जो तेजस और जो है आपको कह सकते हैं कि प्रचंड को जाएगा और इससे देश की रक्षा इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। सेना को नई ताकत मिलेगी अपने हथियार से।
और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ हैं मेजर जनरल पीके सहगल, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर जनरल, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आत्मनिर्भरता की दिशा में ये कितना बड़ा कदम है? मेरे मुताबिक ये आत्मनिर्भर भारत के लिए और मेक इन इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही अहम कदम है। इससे हिंदुस्तान के तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ेगी, आत्मनिर्भर भारत बढ़ेगा, मेक इन इंडिया बढ़ेगा। साथ ही साथ जो HAL के उनके वर्कर्स का मोराल और मोटिवेशन और हौसला बढ़ेगा कि वास्तव में देश ने उनके ऊपर भरोसा किया है। साथ ही साथ जो A-टैग्स बनाने लगे आर्टिलरी गन 400 गन, उनका भरोसा बढ़ेगा। बहुत बड़े पैमाने पर हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, उसको जो एंसिलरी इंडस्ट्री कहा जाता है, उसमें उछाल आएगा। बहुत बड़े पैमाने पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, युवकों को नौकरियां मिलेंगी। इससे और दुनिया के बाकी जो देश हैं, वास्तव में कोई भी हवाई जहाज या कोई भी गन्स या कोई भी आपके हेलीकॉप्टर्स नहीं खरीदती जब तक आपकी सेनाओं में उनको दाखिल ना किया जाए। तो हमारे देश साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि हम दुनिया से हर चीज बेहतर बना सकते हैं और कम खर्चे पे बना सकते हैं, और इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी दुनिया के बाकी कंपेरेबल सिस्टम से कम है। लेकिन अफसोस की बात है कि इसको 10 साल में इंडक्ट किया जाएगा। ये रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत स्लो है। बड़ा लाजमी है कि अपने जो दुश्मन है उनकी बढ़ती ताकत को निगाह में रखते हुए, खास करके चीन की ताकत को निगाह में रखते हुए, रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। हम केवल अभी 8 तेजस एक साल में बना रहे हैं। एक स्क्वाड्रन में 18 हेलीकॉप्टर्स हवाई जहाज होते हैं, तो यानी दूसरे लफ्जों में तकरीबन 2 साल से ज्यादा लगेंगे एक स्क्वाड्रन को इक्विप करने के लिए। इस समय वायुसेना में 42 स्क्वाड्रन के बदले 31 स्क्वाड्रन है, और 31 में से भी कुछ ऐसे स्क्वाड्रन है जिनको रिटायर किया जा रहा है 2025 तक। ऐसे में हमको रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना है ताकि हम हिंदुस्तान की आर्मी की, हिंदुस्तान की एयरफोर्स की, और आने वाले समय में ये इसका एयरक्राफ्ट वेरिएंट भी बनाया जा रहा है जो हमारे विक्रांत पे भी लगेगा, उनकी उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके और जो फ्रेंडली कंट्रीज है उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। इसी माफिक हमारे आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में इस समय 494 हेलीकॉप्टर्स हैं जो अपनी लाइफ टाइम को एक्सपायर कर चुके हैं। उसके बदले में हम 156 को इंडक्ट कर रहे हैं। इनका भी रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा ताकि जल्दी से जल्दी हम इनको अपनी सेना में लगा सके। तो आप कह रहे हैं मेजर जनरल, तो आप ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की दिशा में ये बड़ा कदम है, लेकिन इसमें स्पीड लानी जरूरी होगी। लेकिन ऐसे में बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं जब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। तो क्या आपके मुताबिक क्या तेजस और प्रचंड जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास हैं, विश्व स्तरीय हैं और compete कर सकते हैं विश्व स्तर पर? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। तेजस जो है 4.5 जनरेशन का हवाई जहाज है, बहुत छोटा है, हाईली मैन्यूवरेबल है। दुश्मन के रडार इसको आसानी से पकड़ नहीं सकते, और क्योंकि इसको पकड़ नहीं सकते, इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। ये हर प्रकार की मॉडर्न सेंसर से लैस है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है, फेज अरे रडार लगा हुआ है और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है। और इसका मार्क 1 में होगा, उसमें बड़ी इंप्रूवमेंट्स हो जाएंगी, और मार्क 2 होगा। तो वास्तव में ये वर्ल्ड क्लास है। इसको रोकने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका ने हमको अपने हवाई जहाज बेचने की कोशिश की, ताकि वो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान एक वर्ल्ड क्लास हवाई जहाज बना सके जो वास्तव में उनको बड़ी चुनौती दे सकेगा, क्योंकि इसकी कीमत एक F-16 या F-18 से 1/3 भी नहीं है। और दूसरे में इसकी मेंटेनेंस जो है बहुत आसान है, कम खर्चे पे होगा, और हिंदुस्तान का HAL जो है गारंटी करता है कि मेंटेनेंस के लिए। दूसरा जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है, ये भी दुनिया का एक उच्च दर्जे का लड़ाका है, और ये केवल एक ही ऐसा लड़ाका है जो हॉट एंड कोल्ड, यानी दूसरे लफ्जों में +50 से लेके -45 डिग्री तक काम कर सकता है। सी लेवल से लेके 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर काम कर सकता है, वहां पे लैंड कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। इस माफी का लड़ाका दुनिया में कोई नहीं है। तो वास्तव में आई विल से इट इज नॉट ओनली वर्ल्ड क्लास, इट्स अ सुपर वर्ल्ड क्लास। और मुझे पक्का यकीन है कि हिंदुस्तान के सैनिक जो है इसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे और दुश्मन का हर प्रकार से मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे दोनों जो सुपर दुश्मन है, वर्ल्ड क्लास है तेजस और प्रचंड। लेकिन जो बड़ी है तस्वीर अगर मेजर जनरल हम देखें तो इस तरह के फैसले सैन्य उपकरण के इंपोर्ट को कम करेंगे। तो इसके क्या बेनिफिट्स आपको लगते हैं अगर इंपोर्ट कम होता है? तो देखो, हिंदुस्तान जो है आने वाले समय में एक वर्ल्ड क्लास सेना बनना चाहता है, एंड हम एक इमर्जिंग सुपर पावर है। और वास्तव में अगर हमने एक इमर्जिंग सुपर पावर है और टॉप रेट आर्मी और नेवी और एयरफोर्स चाहिए, तो हमारी पूरी डिपेंडेंस अपने देश के ऊपर होनी चाहिए। इस समय 65 to 70% इक्विपमेंट हमारा इम्पोर्टेड इक्विपमेंट है। जब लड़ाई होती है तो हम दूसरों के ऊपर तरसते हैं,
स्पेयर पार्ट्स के लिए, और उस स्पेयर पार्ट्स की कीमत को 2 से नहीं 10 गुना बढ़ा देते हैं। ऐसे में हम अपने आप को कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। अभी आप देखो, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, उससे हमारे को बड़ी दिक्कतें हो रही है। रशिया से स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए हमने 5 यूनिट्स के लिए उसको कीमत चुका चुके हैं। S-400 के लिए सिर्फ 3 सप्लाई किए हैं, और तमाम कोशिशों के बाद भी एक्स्ट्रा नहीं दी जा रही। कह रहे हैं कि अभी है ही नहीं, स्पेयर पार्ट्स भी नहीं है। ऐसे में बहुत लाजमी है कि हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो। पुरानी जो सरकारें थी, उन्होंने जी इंडिपेंडेंस की तो ध्यान नहीं दिया, मेड इन इंडिया नहीं दिया। अब प्राइवेट सेक्टर के आने से हम वास्तव में हर प्रकार की वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं, और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और उससे बेहतर बेहतर बना सकते हैं। अब देखो, जब हमने ब्रह्मोस खरीदी, उसको हिंदुस्तान ने कितना मॉडिफाई किया और कितना इम्प्रूव किया है, और अभी उसको हम हाइपरसोनिक भी कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हमने उनको SU-30 के साथ भी इन्वेस्ट कर दिया है, जो दुनिया का और कोई भी देश उसको नहीं कर सका। तो वास्तव में हिंदुस्तान इस माफी की क्षमताएं दिखा रहा है, इस माफी की ताकत जी। दिखा रहा है, तो जो दुनिया आप कह रहे दुनिया हैं कि इम्पोर्ट कम करना ही बेहतर है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, लेकिन जो शुरुआत में आप कह रहे थे कि प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ानी होगी, तो वाकई क्या हमारी इंडस्ट्री इस तरह के प्रोडक्शन के लिए इस वक्त आपको तैयार दिखाई दे रही है, इस तरह के ऑर्डर्स के लिए? देखो, हिंदुस्तान ने फैसला लिया, पहले एक ही HAL बेंगलोर था, जिसमें रेट ऑफ प्रोडक्शन 8 है, 8 हवाई जहाज। एक और HAL का यूनिट जो स्थापित किया जा रहा है, अगले साल तक स्थापित हो जाएगा, वो भी 8 बनाएगा। सो एकदम से रेट डबल हो जाएगा, 16। साथ ही साथ कोशिश की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ा जाए। जितना भी एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन है, अब देखो, एक जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हम खरीद रहे हैं, C-295, जो हम ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी से हिंदुस्तान में बनाएंगे, तो टाटास बनाने जा रहे हैं। सिमिलरली आपने देखो, हमने जो साउथ कोरिया से गन ली थी, जिसको हमने मॉडिफाई करके लद्दाख में भी लगाया है, वो हमने जो 90 गन्स बनानी थी हिंदुस्तान के अंदर, बहुत कम समय में बनाई, 12 महीने पहले बना ली, कम कीमत पर, और अभी उसी को जी 100 गन्स को और इम्पोर्ट किया जा रहा है। तो यानी दूसरे लफ्जों में, पहले हमारे प्राइवेट सेक्टर में ये टेक्नोलॉजी, इस माफी की काबिलियत थी नहीं। अभी जबरदस्त हमारी जो अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर ने बनाई है, और वास्तव में उन्होंने सरकार को कहा था कि तो आप कह रहे हैं कि प्राइवेट DRDO सेक्टर भी जिसकी इन्वॉल्व होगा तो वाकई प्रोडक्शन में रफ्तार आएगी और इजाफा आएगा, और इस बड़े फैसले में और ज़्यादा एक तरह से स्पीड आएगी। एक बड़ा सवाल, लेकिन उसका छोटा सा जवाब मैं चाहूँगी, चीन से मुकाबला करने के लिए इस तरह के फैसले हमको कितना करीब ले जाते हैं, चीन की ताकत से मुकाबला करने के लिए? मेरे मुताबिक ये बहुत ही अच्छे फैसले हैं। इससे देश की ताकत बढ़ेगी। चीन जो है, हमारे तेजस के मुकाबले में उसके पास सिवाय 1 या 2 ही लड़ाके हैं, उसके उसके पास माफी के लड़ाके नहीं है। और तेजस एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जो काउंटर एयर ऑपरेशन भी कर सकता है, एयर डिफेंस ऑपरेशन भी कर सकता है, और एयर सिक्योरिटी ऑपरेशन भी हिस्सा ले सकता है। जी और वास्तव में हमने, अगर आप देखो, उनको पहले लगाया पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टर्न बॉर्डर्स में। और जहां तक चीन का ताल्लुक है, जब गलवान में शोडाउन हुआ था, तो हमने तेजस भी लगाए थे, वहां पे राफेल भी लगाए थे, SU-30 भी लगाए थे। और वास्तव में चीन की एयरफोर्स जो है, हमारी एयरफोर्स से क्वालिटेटिवली इंफीरियर है। वो हमारी एयरफोर्स से घबराती है, हमारी नेवी से भी घबराती है। हमारी नेवी में जी सिर्फ 145 एयरक्राफ्ट जहाज है, उनके पास 450 है। लेकिन फिर भी हमारी नेवी साफ तौर पे सरकार को कहती है और चीन को कहती है कि अगर कल लड़ाई होती है, एक बूंद आपका ऑयल हमने नहीं जाने देंगे। हम स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से लेके हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक कंप्लीट सी कंट्रोल और सी डोमिनेशन करेंगे। इसी को जी निगाह में रखते हुए बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान जो है, आत्मनिर्भर के मुताबिक और मेक इन इंडिया के मुताबिक अपनी क्षमता को बढ़ाते जा रहा है। हम प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहे हैं, उनको भी बिल्कुल, जो आपने ट्रांसमिट कहा कि अपनी क्षमता बढ़ाने की तरफ ही ये कदम है, और आत्मनिर्भरता तो एक पहलू है ही इस पूरे सैन्य उपकरण से जुड़े ऑर्डर्स का। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल PK सहगल, NDTV इंडिया से बात करने के लिए और हमें इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे लाखों रुपए की मूंगफली हुई तबाह, किसकी लापरवाही से हुआ किसानों का नुकसान। और अब खबर उत्तर प्रदेश के महोबा की, जहां पर किसानों की लाखों रुपए की मूंगफली बर्बाद हो गई है। मूंगफली खुले में रखी हुई थी, तेज बारिश हुई और लाखों का नुकसान हो गया। किसान महोबा गल्ला मंडी में मूंगफली बेचने आते हैं, लेकिन वो अपने सामान को टिन शेड के नीचे नहीं रख पाते, क्योंकि वहां व्यापारियों ने अवैध कब्जा कर रखा है। ऐसे में किसानों को खुले में ही अपनी मूंगफली रखनी पड़ती है और बारिश ने सब कुछ बहा लिया है।
बर्बाद हुई मूंगफली की कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। अपनी परेशानियों को लेकर जब किसान मंडी के सचिव के कार्यालय पहुंचे तो लगभग सभी अधिकारी वहां नदारद थे। इस भारी नुकसान से किसान बेहद गुस्से में हैं। कितनी आ रही है, जो व्यापारी लेके आ रहे हैं माल, उनका माल रखा है यहाँ खुली में, कहाँ है? बरंडे में रखा है। हमारा माल है किसान का है, जो है बाहर रखा है। और 65-70 बोरा का ढेर है। 70 बोरा में 20 बोरे का ढेर बचा है मूंगफली का। मूंगफली पानी में बह गई और बाकी जहाँ भी गई, हम सवेरे आए तो देखा 15-20 बोरा बची है। खास तौर से देखा जाए पूरी मंडी में इतने बड़े बड़े चबूतरे बने हैं जहाँ व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है। 2 महीना पहले हमने सब लोगों से कहा कि जिनका माल है वो अपना हटा ले। वो किसानों का माल रखा हुआ है। जो फसल आई है वो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मंडी में उसका जो है मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। कुछ व्यापारी दबाव भी बना रहे कि उससे कम करवा दी, लेकिन हमने कहा 5,000 से 10,000 के बीच में टैक्स रहेगा, उससे कम में नहीं मंडी शुल्क काटा जाएगा। और ज़्यादा जानकारी और चर्चा के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता तनिष्क पंजाबी के पास। तनिष्क, किसानों को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है सिर्फ इसीलिए कि उनकी फसल को रखने की जगह नहीं है, या जगह है तो किसी और ने हड़प ली है? जी ज़रूर। हुआ दरअसल ये था कि अनसीजनल रेनफॉल आई पहले। अभी कल की बात है, जब परसों की बात है, जब बारिश आई उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो अनसीजनल रेनफॉल थी। तो महोबा जो ज़िला है, वहाँ पे एक मंडी के अंदर जो है किसानों ने अपने जो मूंगफली का जो पूरा प्रोड्यूस था, उन्होंने उसको बाहर रख रखा था। अब बाहर क्यों रख रखा था? क्योंकि मंडी में जो शेड है, जो वरांडा है जहाँ पे वो अपना सामान रख सकते हैं, वो व्यापारियों ने, किसानों का कहना है कि व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है उनके ऊपर। तो फिर उनको अपना शेड, उनको जो अपना जितना भी प्रोड्यूस है, जितनी भी उनकी मूंगफलियाँ थी, सबको बाहर रखना पड़ा। अब बारिश आने के कारण वो पानी में बह गए, उनका लाखों रुपए का नुकसान हो गया। कहा जा रहा है काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों का, और काफ़ी किसान जो है काफ़ी दिक्कत में इस चीज़ को लेकर। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। बात इसके बाद ये होती है कि वो जाते हैं मंडी सचिव के पास अपनी दुविधा, अपनी पीड़ा लेकर कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है और ये हुआ। तो पहले तो कार्यालय पे मंडी सचिव मिले ही नहीं, फिर वहाँ से जो है, वहाँ पे जाने के बाद फिर वो उनके घर गए, तो वहाँ जाके पता चला कि वो आराम कर रहे हैं, वो सो रहे हैं मंडी सचिव। तो वहाँ जाके फिर मंडी सचिव को उठाया, उनको ये बात कन्वे करी, और फिर जब मीडिया से बात करने की बारी आई मंडी सचिव की, तो उन्होंने कहा कि हमने इस बात का आगाह कर रखा है व्यापारियों को, उनसे दरख्वास्त कर रखी है कि वो हटाएं 2 महीने पहले, लेकिन वो जो है अपना सामान नहीं हटा रहे हैं। ये बात कही मंडी सचिव ने कि व्यापारियों को कह रखा है कि उनका सामान हटाया जाए। लेकिन उसके अलावा बात ये आती है कि मंडी सचिव ने ये भी बोला है कि जो उनका रेट है, उसका रेट बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अब ये आगे कितना होता है, कैसे होता है, इस बात की कोई जानकारी नहीं है, और क्या ऐसा होगा भी, इस बात की भी कोई अभी स्पष्टि नहीं है। मगर जो है व्यापारियों के अवैध कब्जे के चक्कर में किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि किसानों ने अपनी सारी की सारी मूंगफलियाँ जो हैं बाहर रख रखी थी। जी शुक्रिया तनिष्क साहब। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे मजदूर अब लौट रहे हैं अपने घर। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे बिहार के 5 मजदूर अपने घर लौट गए हैं। ये मजदूर आरा, छपरा, रोहतास, बांका और मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। सबा अहमद जब अपने पैतृक घर भोजपुर जिले के बेऊर पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए आसपास के इलाकों के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। परिजनों में खुशी का माहौल था। घर के लोगों के आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। जहां महिलाएं खुशी से गीत गा रही थीं, वहीं गांव में लड्डू और मिठाइयां बांटी जा रही थीं। छपरा के सोनू साहब भी जब अपने घर पहुंचे तो घर वालों ने उनका गर्मजोशी से खूब स्वागत किया। अच्छा सोनू जी, जो आप 16-17 दिन गुजारे हैं टनल में, उस दौरान क्या महसूस कर रहे थे? और उत्तरकाशी की सुरंग से निकाले गए मजदूरों में ओडिशा के भी 4 मजदूर थे। वो सभी आज भुवनेश्वर पहुंचे तो उनका वहां भी जोरदार स्वागत किया गया। वहां से उन्हें गाड़ी में बिठाकर उनके गांव भेजा गया।
और सुरंग से निकलने के बाद ये सभी 41 मजदूर अपनी आपबीती भी हम सबको बता रहे हैं। सुरंग में जिंदगी और मौत के बीच झूलते इन मजदूरों के वो 17 दिन कैसे गुजरे, सभी मजदूर अपने अपने अनुभव हमारे साथ बांट रहे हैं। उनका कहना है कि वो 17 दिन मौत की तरह थे, एक एक पल काटना मुश्किल था। खुद को बिजी रखने के लिए वो सुरंग के अंदर ही टहलते रहते थे, योगा करते थे और डायरी के पन्नों से कार्ड बनाकर खेलते थे। इस दौरान उन्हें अपने घर वालों की फिक्र भी सताती रही और इस संकट की खबर सुनकर उन पर क्या बीत रही होगी। उनके लिए राहत की बात ये रही कि इस दौरान खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हुई। पाइप के जरिए उन तक खाने पीने की चीज़ें पहुंचाई गई थी। इन मजदूरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का शुक्रिया उन्होंने भी अदा किया, जो लगातार उनकी चिंता करते रहे और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। 17 दिन टनल में फंसे होने के बाद जितने 41 जो वर्कर हैं वो बाहर आ गए, उनमें से 8 जो थे उत्तर प्रदेश के थे और वो आज लखनऊ पहुंच चुके हैं सेफ एकदम। हम उन्हीं में से किसी से बात करेंगे। हम लगातार उनके फैमिली वालों से संपर्क में थे, पिछले कुछ दिनों में हमने बातचीत करी, आपको दिखाया फैमिली किस तरीके से उनका इंतज़ार कर रही है, उनका वेट कर रही है। आठ लोग जो थे उत्तर प्रदेश के थे और 8 में से जो 6 थे वो श्रावस्ती ज़िले के मोतीपुर कला से और रनियापुर से थे। मोतीपुर में एक जो वर्कर की फैमिली रहती थी, जो वर्कर रहते थे, वो है अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, 17 दिन आप अंदर रहे, कैसे बयां करेंगे वो 17 दिन? 17 दिन ऐसे लगा सर कि अब एक हिसाब से ये समझ लो कि मौत के बराबर ही थी वो 17 दिन। ना किसी से बात करना बाहर में, ना अपने फैमिली से बात कर पाना, ना ही बाहर का हवा और जो भी है धूप वगैरह ये सब। टनल के अंदर फंस गए थे तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही थी। यही सारी चीज़ें हो रही 17 दिन में। ठंडा वहाँ पे वो होता है मौसम, तो वो ठंड से कैसे आप बचे थे? खाने को लेकर सफिशिएंट तो था ही, जैसे बोला जा रहा है सब कुछ, लेकिन एक ठंड हो गया और अपना समय काटना और एक थोड़ा अंदर से डर भी रहता है, उसको लेके क्या बयान करेंगे? ठंड के लिए तो उसमें हम लोग क्या किए कि उधर टनल में भी इतना भी ठंड नहीं रहता था। टनल का तापमान थोड़ा बहुत ठीक था, बाहर में जितना ठंड रहता है उतना ठंड टनल के अंदर होता नहीं है। तो उसमें क्या होता था, एक जियो टेक्सटाइल होता है, उसमें जो पानी लीक करता है तो टनल में लगाने के लिए जियो टेक्सटाइल होता है, तो उसको कटिंग करके हम लोग नीचे प्लेट बिछा करके उसमें जियो टेक्सटाइल डाल के उसमें सोते थे और उसी को ऊपर से ओढ़ते थे कंबल की तरह। अच्छा, उसी को कंबल की तरह आप ओढ़ते थे टेक्सटाइल को? हाँ। अच्छा, तो और समय काटने के लिए 17 दिन काटने के लिए क्या क्या किया? समय काटने के लिए टनल लंबा था, वॉक करते थे, टहलते थे इधर उधर। लगभग टनल हमारा था जो 2400 का टनल था, लगभग 2.5 किलोमीटर पहुंचने वाला ही था टनल। अच्छा। तो उसमें टनल लंबा था तो थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए चलो इधर घूम के आते हैं, थोड़ा दिन कटेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते थे। और टाइम पास करने के लिए जो भी बचपन में खेल खेलते हैं, राजा रानी का, एक चोर सिपाही का खेल नहीं होता, वो सब खेला करते थे वहाँ पे। ये सब खेल खेलते थे आप लोग? हाँ सर, टाइम पास करने के लिए तो खेलना ही पड़ेगा। और एक वो क्या बोलते हैं, एक डायरी होता है इशू स्लिप, उसको जो स्टोर में जाओ तो सामान करने की इशू करने के लिए काम आता है, तो उसमें सब पेन से ताश बना करके आप लोगों ने पेन से ताश बनाई डायरी में? कौन सा गेम खेला ताश का? ताश का वही जो टाइम पास करने के लिए एक ये गेम होता है कि आपको पेयर मिलाना है, वही सारी गेम खेलते थे। देखिए, हम आपके घर से संपर्क में थे, है ना? आपके गांव गए थे हम। आप लोग एक ही गांव से हैं सब, रनियापुर और मोतीपुर, है ना? दोनों अगल बगल गांव से हैं। तो घर में, गांव की बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे डर था सबको, सन्नाटा छाया हुआ था। दिवाली का मौसम आप लोग नहीं बिता पाए, दिवाली का त्यौहार आप लोग नहीं मना पाए, तो उसको लेके क्या कहेंगे? उसके लिए क्या हम लोग क्या कहें, अब बाहर निकल गए हैं हम लोग, अब घर जा कर के हम लोग दीपावली मनाएंगे, सभी लोग मनाएंगे, पूरे गांव का मनाएंगे हम लोग। अच्छा, तो अब क्या वापस काम करने जाएंगे उधर उत्तराखंड में? हम लोग तो मतलब मजदूर आदमी हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, 2 करोड़ का कमाना पड़ेगा ही हम लोग को।
घर पे जाते ही सबसे पहले घर वालों से क्या बोलेंगे, क्या बयां करेंगे? क्योंकि हमने आपके घर वालों से बात करी थी, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आपकी खबर आई थी ना, आप लोग निकल गए, आपके फैमिली वाले हमारे साथ चैनल पे जुड़े थे और घर पे दिए बन गए, जल गए थे, आगे दिए लगाए गए थे। तो क्या बोलेंगे घर वालों को जाते ही? बहुत बढ़िया बोलेंगे, शुक्रिया करेंगे और क्या। दुबई में आयोजित COP28 के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2028 में COP33 की मेजबानी की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि अतीत में जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने के लिए बहुत कम समय बचा है। भारत अपने लक्ष्यों को पूरा करता रहा है। उन्होंने कहा कि 2030 तक भारत हर साल 2 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में कामयाब होगा। उन्होंने कहा कि गैर जीवाश्म ईंधन के लक्ष्य से भारत आगे चल रहा है। दुबई में ये COP ऐसे समय पर हो रही है जब दुनिया ने अब तक का सबसे गर्म नवंबर झेला और इस वक्त प्रधानमंत्री दुबई में बात कर रहे हैं। ये सुनते हैं वहाँ क्या कह रहे हैं। पर भी ठोस परिणाम निकलेंगे। पहला, COP28 में न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस पर वास्तविक प्रगति होगी। दूसरा, ग्रीन क्लाइमेट फंड और एडप्शन फंड में कमी नहीं होने दी जाएगी। इस फंड की त्वरित भरपाई की जाएगी। तीसरा, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स विकास के साथ साथ क्लाइमेट एक्शन के लिए भी एफोर्डेबल फाइनेंस उपलब्ध कराएंगे। और चौथा, विकसित देश 2050 से पहले अपना कार्बन फुटप्रिंट जरूर खत्म करेंगे। मैं यूएई द्वारा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट सब फंड स्थापित करने की घोषणा का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दुबई में हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने कहा कि 2050 तक सभी विकसित देशों को अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना होगा या फिर खत्म करना होगा। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर जो चर्चाएं हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड, एडैप्शन फंड, मल्टीलैटरल बैंक्स जो फाइनेंस उपलब्ध कराएंगी विकासशील देशों को ताकि वो आगे बढ़ सकें जलवायु परिवर्तन के मिटिगेशन की दिशा में। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए सीधे चलते हैं दुबई, जहां हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली मौजूद हैं। गजाली, प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें अपनी भाषण में कही हैं और एक तरह से एक एजेंडा भी सेट हो गया है इस COP28 का। जी, 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं प्रधानमंत्री ने। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि किस तरह से 5 साल बाद जो 2000 कह सकते हैं कि COP33 के लिए भारत को मेज़बानी या भारत की मेज़बानी का उन्होंने एक ऑफर या प्रस्ताव रखा है। और कहीं ना कहीं इससे एक बात साबित होती है कि जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ हम बार बार कह रहे हैं भारत को, और जिस तरह से वेस्ट के साथ हमेशा जो ग्लोबल साउथ का एक टकराव होता रहा है कि किस तरह से वेस्ट पश्चिमी देश हमेशा ये कहते हैं कि जो एशियन कंट्री हों या ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हों, उनसे ज़्यादा जो है प्रदूषण फैल रहा है या उन्हीं के कारण जो है वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि हो रही है, वही एक कारण है। तो उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने एक तरह से एड्रेस करने की कोशिश की है जब वो ये बात कहते हैं कि पिछले दशक में या पिछले एक शतक में, उन्होंने कहा कि पिछले सेंचुरी में जिस तरह की गलतियां हुई हैं उसको सुधारने का अब कोई मौका है नहीं, तो जल्द से जल्द आगे बढ़ा जाए। तो जो पिछले शतक की बात वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों के ऊपर ही निशाना उन्होंने साधा है। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी या जो फॉसिल फ्यूल हो गए या वैसे एनर्जी के स्रोत जिनको दोबारा पैदा ना किया जा सके, उनसे दूसरे क्लीन एनर्जी की तरफ, या जैसे सोलर एनर्जी है या जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है या हाइड्रोजन एनर्जी है, इनकी तरफ मूव करने के लिए या उनको अडॉप्ट करने की जो बात है उसकी भी सराहना की है या उस तरफ चलने की बात की है। तीसरा, जो फंड की बात हम बार बार कर रहे हैं कि किस तरह से जो कमज़ोर देश कह लें या विकासशील देश हैं, उनके लिए विकसित देशों को कुछ आर्थिक मदद करने की ज़रूरत है, जिससे वो कहीं ना कहीं
क्लाइमेट क्राइसिस या वातावरण में जो बदलाव हो रहे हैं उनसे जूझने की शक्ति के लिए कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता की भी ज़रूरत है। तो इन मुद्दों पे प्रधानमंत्री ने चर्चा की। हमारे साथ हीतल हैं एक गेस्ट के तौर पर, इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। इनकी कंपनी है जो पुणे बेस्ड है और वो इसमें यंग डिप्लोमेट्स जो हैं उनको ट्रेनिंग देती है क्लाइमेट रिलेटेड। ये यूनाइटेड नेशंस के जो क्लाइमेट समझ लें कि जो एम है उससे रिलेटेड वो डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग देती है। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस विषय को वो किस तरह से देखती हैं, प्रधानमंत्री के इस भाषण को वो किस तरह से समझती हैं। हीतल, सबसे पहले ये बताएं कि आपकी जो कंपनी है वो करती क्या है? तो हमारी कंपनी का नाम है यूथ नेगोशिएटर्स एकेडमी और हम कंट्रीज़ के साथ काम करते हैं, मिनिस्ट्रीज ऑफ एनवायरनमेंट के साथ काम करते हैं और उनके यंग डिप्लोमेट्स या यंग नेगोशिएटर्स को ट्रेन करते हैं। सो 18 से 35 की उम्र के बीच में लोगों को ट्रेन करते हैं ताकि वो यहाँ आके डिसीशंस जो लिए जाते हैं, इसके जो COP28 का जो आउटकम होगा वो आउटकम के डिसीशंस निगोशिएशंस होते हैं और उस निगोशिएशंस के लिए हम ट्रेन करते हैं। काफ़ी टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और उसके लिए अपने कंट्री की पोजीशन क्या है वो कंट्री वाले समझाएंगे, लेकिन हम पूरे टेक्निकल साइड से न्यूट्रल ट्रेनिंग की रूम्स में होता क्या है, हिस्ट्री क्या है, UN की बात क्या है, यहाँ आके कौन से थीमेटिक ट्रैक्स आएंगे, कैसे वो लोग इंटरवेंशन देंगे, उनकी लैंग्वेज कैसी होती है, कैसे ड्राफ्ट करना है टेक्स्ट, किसके साथ बात करना है, कोएलिशंस कैसे बनती है, कंट्रीज़ की पोजीशंस कैसे आप जान पाते हो, वो सब टेक्निकल ट्रेनिंग हम देते हैं। तो जब आप इस तरह की ट्रेनिंग देती हैं तो अब आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री का जो भाषण रहा है ग्लासगो में या जो COP27 हुआ है पिछले साल शर्म एल शेख मिस्र में और आज जो भाषण प्रधानमंत्री ने यहाँ दिया है दुबई में COP28 में, इसमें किस तरह के बदलाव आप देखती हैं और क्या आप मानती हैं कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं पर्यावरण को लेकर भारत में, उन चीज़ों को प्रधानमंत्री ने टच किया है या उन विषयों को छेड़ा है? COP26 में ग्लासगो में तो प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि 2070 तक नेट ज़ीरो हो जाएगी इंडिया, तो उन्होंने गोल सेट कर दिया था। उसके बाद लॉन्च किया था मिशन लाइफ। जब अब ग्लोबल हो गया है, काफ़ी देशों से लोग जुड़ गए हैं इस मिशन लाइफ में, तो वो एक काफ़ी बड़ी चीज़ थी उनके भाषण से। लास्ट ईयर ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री तो नहीं थे, लेकिन जो लॉस एंड डैमेज फंड जो निकला था यहाँ से वो नेगोशिएशन से ये शर्म एल शेख से, उसको लेके आई थिंक अब चर्चा चल रही है इस साल के लिए। और आज के जो प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया आज के लिए, वो तो उन्होंने बताया ही है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है यहाँ पे, कि हम इतने साल से जो एमिट करते आ रहे हैं उसका हम इफेक्ट आज देख रहे हैं। तो और इंडिया जैसी कंट्री जो डेवलप हो रही है, जो अभी भी हम कोल यूज़ करते हैं या गैस यूज़ करते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पश्चिम की तरफ इशारा ज़रूर किया। डेफिनेटली। और एक छोटा सा सवाल 10 सेकंड में अगर सिर्फ बता सकें कि क्या आपको लगता है कि इस समिट के अंत होने तक, आखिरी दिन तक, जैसे लॉस एंड डैमेज फंड की बात पिछले बार चली थी, तो क्या क्लीनर और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए कोई ठोस कदम या रोड मैप की भी घोषणा हो सकती है? होनी ही चाहिए, बिकॉज अभी तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हर देश में देख पा रहे हैं। पूरे ऑन एवरी कॉन्टिनेंट ऑन द वर्ल्ड वी आर सीइंग इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। So I agree that this is required. तो यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं वो यही समझ रहे हैं कि आज के प्रधानमंत्री के भाषण के बाद COP28 समिट के समागम होने तक क्लीन एनर्जी या दूसरे जो स्रोत होंगे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के, उनके ऊपर चर्चा होगी और एक क्लियर रोड मैप भी जारी किया जा सकता है। शुक्रिया इस चर्चा और अपडेट के लिए गजाली आपका दुबई से। और 5 की बात में आज इतना ही, लेकिन NDTV इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी।